सबसे पहले संजीव और राजीव के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और इसके जो संरक्षक हैं, संचालक तो नहीं, जो संरक्षक हैं वो निलय उपाध्याय जी हैं, जिनके कुशल निर्देशन में यह पूरा कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। और उन्होंने जो बक्सर के उनके युवा साथी, युवा मित्र हैं, उनको समय समय पर प्रोत्साहित किया है कि वे कुछ इस डिजिटल माध्यम से अपने लेखों से संवाद का विकल्प उपलब्ध करें। तो एक तरह के संरक्षक जो निलय उपाध्याय जी हैं, मैं उनका भी सादर अभिवादन करता हूं कि उससे ये जुड़ करके इस जो इनका समूह है उसको उन्होंने गौरव प्रदान किया है। निलय जी को मैं निलय बाबा कहता हूँ और इनको मैं जिसे कहते हैं अर्ली 90s के अकेला घर हुसैन के कवि के रूप में आज भी बहुत याद करता हूँ। उसके साथ साथ गंगा से गंगोत्री तक की इनकी जो यात्रा रही है, जो उनकी पुस्तक है, जो ट्रैवलॉग है, यात्रा संस्मरण है, उसके हम सब बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। और उसकी नींव उन दिनों बनारस में ही पढ़ी थी। इसलिए मैं निलय उपाध्याय जी को न केवल गंगा पुत्र कहता हूँ बल्कि गंगा सेवी भी कहता हूँ। एक बात मैं याद करना चाहता हूँ कि जब 2016 की बाढ़ आई हुई थी, उसी दौर में निलय जी बनारस में थे और मालवी चबूतरा के साथ साथ गंगा चबूतरा का भी निर्माण हुआ था। लंका रविदास गेट के बगल में गंगा चबूतरा बना था, जहां हम लोग, निलय जी और शहर के अन्य कई लेखक मिलते थे, वहां बातचीत करते थे और कई शाम वहां पर बीती है कविता और कविता पर बातचीत के साथ साथ अन्य मुद्दों पर। तो मैं ऐसे निलय जी को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ और इस उम्मीद से कि वह कविता से थोड़ा विरत हो गए हैं। चाहता हूँ कि वे अकेला घर हुसैन का और कटौती को विस्तार देते हुए अपनी कविता में रत हों, जो कि पिछले कई महीनों से विरत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे दौर के मेरे जो कहते हैं जो इमीडिएट प्रेडिसेसर हैं, मेरे जो तुरंत पहले की पीढ़ी है, उसके एक महत्वपूर्ण कवि हैं निलय जी। इनकी एक कविता मुझे याद आ रही है और जिसका मैं कई बार जिक्र किया था, भात पकने का गीत। यही से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। भात पकने का गीत कविता को मैंने कई अपने लेखों में उसका प्रयोग भी किया है, अपनी पुस्तक में भी दर्ज किया है। खास करके मेरी आलोचना की किताब जो हिंदी कविता वाली 2000 में प्रकाशित हुई थी, तो उसमें एक उसकी पंक्ति है कि रात उतर रही है नींद की बोलियों से लदी, बच्चे जाग रहे हैं और गा रहे हैं भात पकने का गीत। ये जो भात पकने का गीत है, निलय जी ने यह कविता यूं तो काफी पहले, क्योंकि संग्रह 94 में आया था, तो 90 के आसपास की ये कविता, कम से कम उसके आसपास की कविता होगी या उसके पहले की भी हो सकती है। लेकिन आप देखें कि ये जो भात पकने का जो गीत है, उसका जो स्वर है 2020 की महामारी में भी हमें सुनाई दे रहा है। इस संदर्भ से मैं उस कविता को कनेक्ट करना चाहता हूं। और जहां की अभी भी तमाम परिवार जो भात पकने का गीत ही गा रहे हैं, जहां पर अन्न नहीं है, चावल नहीं है, और डमक डमक नाचते हुए चावल के बीच वे अभी भी खाली कटोरा ही बजा रहे हैं। तो डमक डमक नाचते हुए चावल के बीच जो खाली कटोरों की आवाज आ रही है, ये निलय जी ने 1990 के आसपास सुना था। लेकिन 30 वर्ष के बाद इस महामारी में उसी डमक डमक की आवाज हमारे कानों तक आ रही है, जो हमें कई बार विचलित करती है जब भूखे संत्रस्त परिवारों के बारे में हम सुनते हैं या उनके बारे में हम जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो इतने जो तेजस काव्य बोध के ये कवि रहे हैं, वे अपनी काव्य की इस भावभूमि से जल्दी ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि कविता की दुनिया में निरंतरता का बने रहना बहुत जरूरी है।
और इस आशय से भी कि जो कवि होता है, जो उसकी कविताएं होती हैं, वो अपने परिवेश के त्वरित रिस्पांस जैसी होती हैं और संस्कृत और परंपरा के दायरे में एक तरह का स्थायी निर्माण भी करती हैं। तो परिवेश के प्रति उनकी जो एक तरह की त्वरित कार्यवाही होती है वह तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ संस्कृत और परंपरा के दायरे में स्थायी निर्माण भी करती हैं। इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि कविता केवल दिखाती ही नहीं, कुछ कुछ याद भी दिलाती है। यानी वस्तु स्थितियों को, समकालीन घटनाओं को वो केवल प्रस्तुत ही नहीं करती, बल्कि वह अपनी अतीत से, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृत से जुड़ करके बहुत कुछ की याद दिलाती है। निलय की जो कविता से मैंने शुरुआत की वह उसी स्मरण से, स्मृति के दायरे में स्मरण की कविता है, जो कि आज हमको बहुत ही प्रासंगिक दिखाई दे रही है। इस कारण से कि कविता अपने समय की जो स्थितियां होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, या जो दृश्यों के वर्णन के साथ साथ वह अपने समय की जो स्थितियां होती हैं वह उनसे संवाद करती है। अर्थात केवल वह वर्णन नहीं होती, बल्कि अपने समय से एक रोचक और समृद्ध संवाद भी होती है। असल में जो वर्णन होता है कविता का, जो कविता वर्णन किया जाता है, वर्णन की जो परंपरा है, वह कविता को समकालीन बनाता है वर्णन, लेकिन संवाद उसे चिरकालिक स्वरूप में ढाल देता है। तो वर्णन कविता को समकालीन बनाता है, लेकिन जो संवाद है उसे चिरकालिक स्वरूप देता है। और यही आज की कोरोजीवी कविता का महत्व भी है, जिसके बारे में पहले भी मैं कहा हूं। इस संदर्भ में भी मैं उसको एक तरह से रिपीट करना चाहता हूं कि असल में ये जो वर्णन और संवाद की परस्पर सायुज्य संगत से ही कोई कविता विश्वसनीय होती है और भविष्योन्मुखी होती है। तो क्योंकि जो संवाद होता है यही कविता को अंततः जीवन देता है और आगे की ओर ले जाता है। क्योंकि कविता याद दिलाने की प्रक्रिया में, याद रखिए, कविता याद दिलाने की प्रक्रिया में अतीत की ओर लौटती नहीं, उससे सीखते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो एक तरह का जो स्मृति है, मैं कहना ये चाहता हूं, जो स्मृति है, यह स्मृति के दायरे में इसका मतलब ये नहीं होता कि कविता अतीत जीवी होती है या अतीत की ओर लौटती है। असल में अतीत के आलोक में वह सीखते हुए बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इसलिए यह बहुत साफ है कि कविता में स्मृति का होना प्रज्ञा की दिशा में उठाया गया एक अनिवार्य कदम है। यानी कविता में स्मृति, हम लोग जानते हैं कि स्मृति, मति और प्रज्ञा से जो काव्य संसार बनता है, तो उस दायरे में इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि कविता में स्मृति का होना असल में प्रज्ञा की दिशा में उठाया गया कदम ही है, और अपने समय की हर अच्छी कविता यही कार्य करती है। यानी अपने उसके पास वर्तमान होता है, उसके आलोक में उसकी स्मृति होती है, और दोनों से मिलकर के वह भविष्य की दिशा में, जिसे आप प्रज्ञा कहते हैं, वह कुछ संकेत करती है, भविष्य के बारे में कुछ बताने की कोशिश करती। इसी नाते हर युग में कवियों से अपेक्षाएं बढ़ी रही हैं और कवियों का बड़ा दायित्व भी होता रहा है। कई बार इस बात को हम लोग कह चुके हैं, कई बार इस बात को जानते हैं कि कविता चाहे जिस भी भाषा की रही हो, लेकिन वह अपने समाज, अपने समय और अपने संस्कृत की सर्वाधिक विश्वसनीय अभिव्यक्ति रही है, और वह सत्ता के प्रतिरोध में हमेशा ही अग्रगामी मूल्यों की पोषक रही है। तो जो अग्रगामी मूल्यों की पोषणशीलता है, यह कविता का एक अनिवार्य तत्व है, जिसके बगैर कविता कोई भी चरितार्थ नहीं हो सकती। अगर वह बन भी गई तो कविता को जीवन नहीं मिलेगा। इसी नाते क्षेमेंद्र बार बार जब अभिनवगुप्त ध्वनि सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, तो ध्वनि सिद्धांत की व्याख्या के क्रम में अभिनव को जो स्थापनाएं देते हैं, उनके सीधे से क्षेमेंद्र थे,
उन्होंने एक तरह का प्रतिवाद वहां पर किया है और बहुत रोचक चीज है जानना। संवादी जो दोनों गुरु शिष्य के बीच जो संवाद होता है कि ध्वनि से कविता बनती तो है, लेकिन कविता को जीवन केवल औचित्य से मिलता है। तो ये जो औचित्य, जो सामाजिकता है, जो औचित्य का मतलब सामाजिक चित्त से है, और सामाजिक चित्त का मतलब होता है कि भविष्य की आने वाली आहट को पहचानने की कोशिश करना कि दुनिया कैसी बनेगी या दुनिया कैसी बनने जा रही। इसी नाते हिंदी कविता में ही नहीं, दुनिया की हर कविता में जो महाकाव्य लिखे गए हैं या जो मुक्त लिखे उनमें एक यूटोपिया की अवधारणा हमेशा रही है। और आप देखेंगे कि रविदास के बेगमपुरा से लेकर के तुलसी के कबीर के अमरपुर से लेकर के तुलसी के राम राज्य तक जो यूटोपिया है, इसमें बहस कर सकते हैं, इसमें हम सहमति असहमति दर्ज कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो सही है कि हर कवि ने, हर बड़े कवि ने अपने समय में कुछ सपने देखे हैं। क्लासिक का कवि जो है, जो महाकाव्य कवि है, वह एक तरह का यूटोपिया में जाता है, और जो मुक्त कवि जैसे कि हम लोग जो, यानी ये जो आधुनिक भारत में जो मुक्त छंदी कविताएं लिखी गई खासकर नैना के बाद से, तो इसमें वैसे यूटोपिया का अवधारणा तो नहीं है, लेकिन भविष्य में जो भी समाज बदल रहा है, बदलते समाज को पहचानने की कोशिश करने की एक सार्थक प्रयास तो रहता ही है। तो इसी नाते देखिए कि जो कवि हैं, तो कवियों को सुमेधस कहा गया है। सुमेधस इसीलिए कवियों कहा गया जो माधुर्य व प्रसाद गुण चाहता है, न कि समास बहुलता। आप सब जानते हैं कि कविता की संरचना में माधुर्य गुण बहुत मूल्यवान होता है और समास बहुलता कविता को बहुत कमजोर करती है। तो इसके लिए भामह 6वीं शताब्दी में उन्होंने काव्य अलंकार के दूसरे परिच्छेद की पहली ही कारिका में लिखा है कि माधुर्यम भी वांछन्तम प्रसादम च सुमेधस समासवंती भूयांसी न प्रधानी प्रयुज्यते। अर्थात बात यह है, इस संदर्भ में कोई कारिका को सुनाने या उसको प्रस्तुत करने का मेरा कोई मोह नहीं है, लेकिन ये बताना इस आशय निकलता है कि माधुर्य और प्रसाद गुण समास बहुल शब्दावली की तुलना में बहुत ही मूल्यवान हुआ करते हैं। और यही कारण है कि जो सामासिक संरचना कविता में होती है, जिसे आप आज भी आप देखिए कि कई कवि बड़ी गरिष्ठ कविताएं लिखते हैं, और तुर्रा ये कि मैं बहुत प्रयोग करूंगा, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आप सब जानते हैं कि वो लंबे लंबे वाक्य लिखेंगे, असंगत वाक्य लिखेंगे, वाक्यों में आकांक्षा अन्वित का कोई तुकताल भी नहीं रहेगा, लेकिन जिद ये है कि मैं कविता लिखूंगा, वाक्य में कविता लिखूंगा। और ये आजाद हिंदुस्तान के जो हिंदी कवि हैं, उनमें कई कवियों का जो वरिष्ठ हैं, कुछ हैं, कुछ अब इस दुनिया में नहीं है, उन लोगों ने वाक्यों में कविता को बार बार कविता बनाने की जिद की। लेकिन कई बार कविता बन भी जाती है कोई वाक्य में, तो वो तो वाक्य में रसात्मक काव्य तो हमारा सूत्र ही, लेकिन वाक्य की संगत कैसे बैठती है, सवाल इस पर है। तो और गरिष्ठ वाक्य, लंबे लंबे वाक्य लिख करके कविता नहीं बन सकती। कविता के तत्व जो होते हैं वो बहुत मूल्यवान होते हैं। तो जो सामासिकता होती है, इसी नाते जो सामासिक कवि होते हैं, जो बहुत समाज, उनमें ज्यादातर आप देखेंगे कि या जो जिन कवियों में जो अच्छे कवि हैं, उनमें भी जहां समास बहुलता है, वहां स्थितिवाद के वे कवि ज्यादा शिकार दिखाई देंगे, ज्यादा शिकार होते हैं, अथवा वो अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, या आध्यात्मिकता का अतिशय में लोक से छोड़ करके अध्यात्म का जो अतिशय आग्रह उनके यहाँ ज्यादा दिखाई देता है। तो इस नाते मैं कहना चाहता हूं जो समास बहुलता होती है, वह जिसे इन लोगों ने सुमेधस कहा है कवि नाम से, उसके लिए यह अवांछित तत्व है। और एक तरह का ये चित्र काव्य का निर्माण, चित्र काव्य नहीं, चित्र काव्य का। तो समास बहुलता चित्त काव्य नहीं बल्कि चित्र काव्य का निर्माण करती है, और चित्र काव्य कविता में सबसे खराब काव्य माना गया है, क्योंकि उसमें भविष्योन्मुखता नहीं रहती। जो भविष्योन्मुखता सामाजिक संपृक्तता के दायरे में अन्यथा संभव हुआ करती है। तो इस कारण से मैं कहना चाहता हूं कि कवि जो होता है अपने समय का, वो अग्रगामी सोच का एक तरह का जो है उसका विस्तारक होता है, और उसके साथ साथ संवेदनगत कोमलता के साथ साथ
संप्रेषणशील सतर्कता, यानी संवेदनगत कोमलता के साथ साथ संप्रेषणगत सतर्कता का होना बहुत जरूरी है। अगर संवेदनाएं कोमल हैं लेकिन संप्रेषण में सतर्कता नहीं है तो मुरझा जाएंगी, और संप्रेषणगत सतर्कता नहीं, ये संप्रेषणगत सतर्कता है लेकिन संवेदनगत कोमलता नहीं है तो मुश्किल आएगी। तो कुल मिला जुला करके ये जो चीजें होती हैं, और इसके लिए देखिए कि कोमलता का उदाहरण, सबसे सुंदर उदाहरण कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का यह श्लोक है जो मुझे बहुत प्रिय है। संदर्भ ये है कि कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को पहली बार दुष्यंत देखते हैं और वे आश्रम से लौट रहे होते हैं। तब उनका मन बार बार शकुंतला के सौंदर्य की तरफ जाता है, और जैसे जैसे वो शकुंतला को याद करते हैं, क्योंकि उनसे प्रथम दृष्टया वो जो निराला लिखा है कि नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, लगभग वो स्थिति आती है कि प्रथम दृष्टया वो एक प्रेम हो जाता है और वो भुला नहीं पाते जब कण्व ऋषि के आश्रम से वो शकुंतला को देख करके लौट रहे होते हैं। तो वो लौट तो रहे होते हैं लेकिन बार बार उनका स्मृति में बार बार नई से नई शकुंतला विकसित होती चली जाती है। तो वे देखेंगे कि वे पीछे लौटते हैं स्मृति में, लेकिन चित्त है कि उनका आगे जा रहा होता है। तो कविता भी यही करती है। इसी संदर्भ से मैं कहना चाहता हूं कि कविता लौटती तो स्मृति में है लेकिन चित्त है कि वह लगातार आगे की ओर उसको ले जाता है। तो इसीलिए अभिव्यक्ति में जो आगे की बात है वह ये बहुत रोचक श्लोक है। गच्छति पुरम शरीरम धावति पश्चाद संस्तुत चेतः चीरान सुखमिव केतोह प्रतिवातम नियमानस्य। बार बार जो उसका संदर्भ है, जैसे कहते हैं कि जैसे आगे बढ़ते हुए रथ की झंडी, आगे बढ़ते हुए रथ की झंडी पवन के वेग से पीछे की ओर फहरा रही होती है, वैसे आगे बढ़ता हुआ मन अर्थात वर्तमान में लौटता हुआ मन पीछे की ओर अर्थात स्मृति की ओर लौट रहा होता है। अब यहाँ देखें कि वर्तमान की ओर लौटने का मतलब प्रेम की याद ही नहीं है, प्रेम के भविष्य की सुंदर व कोमल कल्पना भी है, जहां भविष्य के नाना प्रकार के संकल्प विद्यमान हैं। तो ये इस जो रोचक श्लोक का संदर्भ देने का मतलब ये था कि दुष्यंत की तरह ही स्मृति में बढ़ती कविता असल में स्मृति जीवी नहीं होती, वह और भी घुल घुल कर साफ होती चली जाती है और अपने वस्तु तत्व को ज्यादा साफ साफ समझ पाती है। ऐसी कविता वर्तमान से संवाद करती है और स्मृति की सर्जनात्मकता के सहारे भविष्य का रूप निर्माण करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर आकर के कविता हम लोगों के लिए एक साधना हो जाती है, लेखकों के लिए एक तरह का साधना हो जाती है, जहां पर सौंदर्य का सृजन होता है। यानी पहले साधना, यही साधना है कि कविता वर्तमान से टकराती है, स्मृति में छलांग लेती है, और इन दोनों के बीच में जो साधना है तो वो साधना में सौंदर्य का सृजन होता है, जिसमें वर्तमान, जिसे आप देखे हैं शुरू में, कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा और निथर कर उभर जाता है हमारे सामने। यहाँ पर भाव व भाषा, शब्द व अर्थ की सतर्कता भी अत्यंत जरूरी होती है। इसी नाते तुलसीदास ने इसको लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण कई चौपाई कविता को लेकर के तुलसीदास ने लिखा है कि, और एक प्रसंग है जो मैं आपके सामने अभी उद्धृत करूंगा कि वो कवि ही अर्थ आखर बल सांचा अनुहर ताल गति नट नाचा। ये कविता एक तरह की बहुत शानदार व्याख्या किया है तुलसीदास ने, जिसको कि नाच कविता के माध्यम से अज्ञे ने आगे चल करके विस्तार किया, तो उस पर मैं आगे आऊंगा। लेकिन ये प्रसंग जरा सुनिए, बड़ा रोचक है और तुलसी जयंती अभी बीती है और इसके पहले मैं तुलसी पर एक लंबा व्याख्यान भी दे चुका हूँ। तो ये प्रसंग अयोध्या का वह प्रसंग है जब चित्रकूट में राम से मिलने आए भरत साष्टांग राम के सामने लौट जाते हैं। 8 अंगों के साथ राम के सम्मुख भरत लौट जाते हैं। तब राम भरत को उठाकर सीने से लगा लेते हैं
बिल्कुल। और भाई भाई का जो प्रेम है वो अद्भुत है जो तुलसीदास ने, यानी ये जो जगहें होती हैं ये असल में रामचरितमानस का वो मर्म स्थल है, जो जिसकी वजह से वो आज भी प्रासंगिक है या आज भी याद किया जाता है। ऐसे स्थल तो वो स्थल है जब वो भरत को राम भरत को उठा लेते हैं और इस अवसर पर तुलसी लिखते हैं। देखिए कवि क्या लिखते हैं कि कहाँ सपेम प्रकट को करई, कोहि छाया कवि मति अनु सरई, कवि ही अर्थ आखर बल साचा, अनुहरि ताल गति नट नाचा। तो आप देखिए कि कवि के पास शब्द और अर्थ होता है, इन दोनों के बीच उसे नट ताल वाला संतुलन बनाना पड़ता है। नट ताल वाला संतुलन उस कवि को बनाना पड़ता है। इसे ही कुंतक ने स्पर्धा वक्रोक्ति काव्य जीवितम में स्पर्धा धिरोही चारुता कहा है, और इसी को खुद तुलसी ने सरस्वती के प्रसंग से आगे की कथा की बात की है। प्रसंग ये है कि जब सुमंत जंगल से लौट आते हैं, प्रसंग ये है कि जब वो सरस्वती के पास सारे देवता जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मंथरा का दिमाग का भ्रष्ट कर दीजिए क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। तो सरस्वती बहुत परेशान होती हैं और उनको लगता है कि मैं गलत करने जा रही हूँ और ये ऐसा मुझसे ये होना नहीं चाहिए, मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ राम का राज्याभिषेक हो रहा है और दूसरी तरफ जा करके मैं रंग में भंग डालूंगा, ये मेरा मैं अपयस का भागी नहीं होना चाहती। लेकिन जैसा कि देवताओं का था, वो रोते धोते हैं, बहुत बिलखते हैं कि रावण ऐसा है वैसा है, राक्षस हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर फिर सरस्वती तैयार हो जाती है। लेकिन मुझे वो प्रसंग इतना उज्जवल और मार्मिक लगता है कि अपने रास्ते के लिए कि मेरे दिल की बातें मैंने कही है सब तेरो ही है मेरे ही की बात, तो सरस्वती को कोई याद नहीं आया। मैंने पूरे गैलेक्सी में सरस्वती को कोई नहीं याद आया, केवल कवि ही याद आया। और वो अपने डिफेंस में मतलब अपनी आइडेंटिटी के डिफेंस में कि मैं कोई मेरे मनोभावों को समझ जाएंगे, तो वो कवियों से उम्मीद करती हैं। और इसका बड़ा खूबसूरत तरीके से तुलसीदास ने जिक्र किया है और क्या गजब का है। और ये वो हिस्से हैं कि जिसे कोई इतिहासकार नहीं, कवि ही लिख सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने दुनिया का कोई भी अन्य विधा का ज्ञाता इन पंक्तियों को लिख ही नहीं सकता, केवल कवि ही लिख सकता है। तो इसी को कहा गया ना कि अपारे काव्य संसारे कवि वह प्रजापति, यथास्मय रोचते विश्वम तथेकम परिवर्तते। तो यही परिवर्तनशीलता होती आगे की बात। तो वो जो है कि आगे लिकाजु विचार बहोरी, करिहे चाह कुशल कवि मोरी। मैंने वो कह रही है कि आगे ही काज विचार बहोरी, मैंने आगे क्या होने जा रहा है यह समझ करके सरस्वती ने यह काम किया है। करिहे चाह कुशल कवि मोरी, आगे आने वाले कवि जब लिखेंगे तो मेरी इस पीड़ा को भी कहीं न कहीं दर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो बात ये हुई कि जब खुद सरस्वती ही कवियों से आगे की चाल की बात कह रही हैं, और आप जान लीजिए कि सरस्वती जो है आदि है, आदि कवि इस अर्थ में कि वह जो काव्य पुरुष है उसकी माँ है सरस्वती। तो हम सब जो काव्य पुरुष हैं, जो भी साहित्य की साधना करते हैं, उसकी जननी है सरस्वती। तो उनकी बात में दम है। मतलब इस अगर माइथोलॉजी में आप विश्वास करें तो विश्वास करें, नहीं विश्वास करेंगे तब तो सब बेकार ही है, सब कथा ही कथा है। बहरहाल हम मान के चलते हैं कि हम लोग इसको विश्वास करते हैं जो हमारी माइथोलॉजी है। तो उसमें वो कहते हैं कि करिहे चाह कुशल कर मोरी, तो नहीं कवियों से वही उम्मीद कर रही हैं कि भाई यही सब हैं जो कुछ आगे की बातें लिख सकते हैं। ये पंक्ति मुझे महामारी के बीच में जब मैं साहित्य की तरफ बहुत पड़ताल किया और जानने की मैंने कोशिश की थी, पंक्ति बार बार पहुंचती है कि इस समय लिखने वाला हर कवि, अब कवि का मतलब आप समझिए उपन्यास भी है, कथाकार भी है, ट्रेवलॉग लेखक भी, मैंने क्योंकि ये तो कवि तो एक कंपोजिट वर्ड है एक तरह का, इसमें सारी विधाएं समाहित हो जाती है। अब आगे चल करके सब कट के अलग हो गई, मूलतः तो विधा कविता की विधा ही थी। तो मैं जब यहां कहता हूं तो समग्रता की बात कह रहा हूं, समग्र साहित्य की अवदान की बात कर रहा हूं कि आगे की चाल केवल लेखक ही
बता सकता है या उसकी चाल का की आहट मिल सकती है। अब बताइए, जब हमारी माइथोलॉजी में, हमारे साहित्य में, हमारे बड़े लोगों के साहित्य में बड़े रचनाकारों में जब यह बात पहले से दर्ज है, तो कोई कवि अगर पीछे जाने को ही आमादा हो तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अच्छी कविता न तो दर्पण होती है न ही वर्णन। अच्छी कविता न तो दर्पण होती है न ही वर्णन, वह वस्तु में एक ऐसा रमण है जिससे भविष्य के कल्ले फूटते हैं और संस्कृत को संस्कार मिलता है तथा मनुष्य को मुक्ति का बोध होता है। तो ये जो अच्छी कविता न तो दर्पण है न ही वर्णन, वह वस्तु में एक ऐसा रमण है। तो जो वस्तु में रमण करने का जो भाव है कवि द्वारा अपने वस्तु में, वह अगर मनुष्य की मुक्ति में निष्पन्न नहीं होता, अगर मनुष्य की मुक्ति की चेतना में रूपांतरित नहीं होता, तो सारा कवि कर्म अकारत है। अगर वह जड़ चेतना का ही पोषक है, अगर वह अतीतोन्मुखी है, अगर वह पुरानी बातों का ही ढोल पीट रहा है, तो यह कोई कुकवि ही हो सकता है, लेकिन सुकवि तो नहीं हो सकता। इसी नाते कहा गया है कि ना कवित्वम अधर्माय व्याधये दंड नाम वा कुकवित्वम पुनः साक्षात मृत्युर्माहुर मनीषण। तो ये भी बातें हमारे पास है कि कुकवित्वम पुनः साक्षात मृत्युर्माहुर मनीषण। तो ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारी परंपरा के आदर्श हैं, जहां से कविता के स्रोत मिलते हैं, कविता के कल्ले फूटते हैं। तो अब चूंकि सरस्वती की बात की, देखिए मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा मैं कुछ अपने तरीके जो मैं कविता पर सोचता रहा हूं, तो आधे घंटे उस पर बात करूंगा, लगभग आधे घंटे का कविता पाठ करूंगा, ये 2 सेक्शन में, क्योंकि लंबा कविता पाठ मैं कर नहीं सकता घंटों, और आप बोर भी होंगे। इसलिए कुछ पृष्ठभूमि में मैंने अपनी कविता तक पहुंचने की एक तरह का एक सड़क बना रहा हूं, ताकि आप सुनने के लिए तैयार रहें उसको, कविताओं को। और कविता भी आज मैं पुरानी सुनाऊंगा, उसका संदर्भ आगे, मैं नई कविताएं नहीं सुनाऊंगा, पुरानी कविताएं सुनाऊंगा। और मतलब अपने, और ये कि जो 20 साल 25 साल पहले कविताएं लिखी गई, तो वो क्यों मुझे आज याद आती हैं और क्यों मुझे अच्छी लगती हैं वो। खैर, तो बात सरस्वती की चल रही थी, तो मैं जैसा मैंने कहा कि जो काव्य पुरुष की बात ही है, तो वहां देखिए बड़ी जबरदस्त बात है कि कविता को लेकर के वो जो काव्य तत्व की तलाश की बात है, तो काव्य पुरुष हमारे भीतर बैठा हुआ जो काव्य पुरुष है, वो अंततः में कविता के तत्व की तलाश ही करता है। अब यहाँ सरस्वती है। ऑक्टेवियो पाज ने तो हनुमान जी को द मंकी ग्रामेरियन, और आप सब जानते हैं कि मैक्सिकन के राजदूत थे, 62 संभवतः 62 से लेकर 67 के बीच में हिंदुस्तान में राजदूत थे, और उन्होंने द मंकी ग्रामेरियन लिखा। तो और वो आप किताब देख सकते हैं, इजिली अवेलेबल है, किंडल में किताब उपलब्ध है। तो पहले तो हमने तो हार्ड कॉपी में पढ़ी थी उसको, लेकिन वो अब किंडल में भी उपलब्ध है। तो वो आप देखिए, वो आदमी जो है कैसे हनुमान की कथा के माध्यम से वो बताने की कोशिश करता है कि हनुमान के पास कैसे कविता की संपूर्ण पांडुलिपि मौजूद थी, और हर कवि हनुमान की उसी पांडुलिपि की तलाश कर रहा है। तो आप चाहे सरस्वती के पास मौजूद पांडुलिपि की बात करें, या आप हनुमान के पास पांडुलिपि की बात करें, या कहीं भी करें आप, लेकिन यह है कि हम सबको अपनी अपनी क्षमता भर अपने अपने कवि पुरुष के माध्यम से कविता की तलाश करनी होती है। और वो सरस्वती की जरा देखिए क्या प्रशंसा करते हैं। या दुग्धापि न दुग्धेव कवि दुग्धाभिरन्महम् हृदय में सन्निधत्तां सा सुप्ति धेनु सरस्वती। या दुग्धापि न दुग्धेव कवि दुग्धाभिरन्महम् हृदय में सन्निधत्तां सा सुप्ति धेनु सरस्वती। मतलब क्या कैसे महान वाक्य हमारे पास हैं, और इन कवियों ने लिखे हैं। राजशेखर खुद बड़े कवि थे, आलोचक तो खैर थे ही, कि अब कवियों के द्वारा मैंने कामधेनु रूपी सरस्वती मेरे ऊपर कृपा करें। तो मैं भी यही से अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं कि हम सब पर
कामधेनु रूपी सरस्वती हम सब पर कृपा करें, जो कवियों के द्वारा बार बार दुही जाने के बावजूद भी अभी भी भरी पूरी हैं, एक छटाक भी कम नहीं हुआ है। तो ये जो ओशंस ऑफ इमोशंस की बात आप कह सकते हैं, भावनाओं का जो समुद्र है, जो अथाह है, तो उसको इस तरह से हम लोग अपने अपने तरीके से खोजते हैं, अपने अपने तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। राजशेखर ने भी कवियों को सुमेधस ही माना है। समय बार बार सुमेधस की चर्चा करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है जो नहीं जानते। मुझे लगा कि आज ये मौका है तो मैं ये भी खोल के बता ही दूं। सुमेधस असल में समिधा, एक तो भाभा ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, लेकिन यह असल में समिधा से बना हुआ शब्द है। और जो समिधा में मैंने समिधा बीनने वाला साधक, तो जो साधक होता है वो असल में वो अग्निधर्मी होता है, क्योंकि जो समिधा में स्वाभाविक रूप से अग्नि होती है, इसी नाते वह अग्निधर्मी होता है। तो यह जो कवि की जो अग्निधर्मिता है, आप कबीर से लेकर के मुक्ति बोध तक में आप इसे पूरी हिंदी कविता की परंपरा में आप देख सकते हैं। तो हिंदी कविता की जो उज्जवल काव्य परंपरा है वो मूलतः अग्निधर्मी रही है, और भक्ति काल इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। भक्ति काल इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। आज मैं सर्वोत्तम उदाहरण की बात कह रहा हूं तो उसमें समग्र कवियों को ले रहा हूं, कबीर से लेकर तुलसी को, कबीर, रैदास, तुलसी सबको समाहित कर रहा हूं, और सबको मैं एक तरह का नाम रूप कवि ही मानता हूं। सगुण निर्गुण का झगड़ा तो अपनी जगह पर है, लेकिन तीनों कवियों में ब्रह्म की सत्ता, राम की सत्ता नाममय है, और नाममय राम की जो सत्ता है यही असल में भक्ति काल का वास्तविक रामत्व है, जो हमारे भीतर विद्यमान है, जो अलौकिक है, जो सामासिक है, जो मनुष्य की मंगल कामना करता है, जात, लिंग, धर्म, सारे भेदभावों को मिटाने की सामर्थ्य रखता है। ये तो राजनीति ने इधर उधर कर दिया है, लेकिन जो राम हमारे हैं वो आदर्श इस अर्थ में है कि हमारे मूल्यबोध हैं, वो नाम रूप हैं। नाम की सत्ता, कबीर के पास राम है, रविदास के पास राम है, तुलसी के पास राम है। अब केवल आप सगुण निर्गुण के झगड़े में करके इधर उधर करिए तो अलग मुद्दा कर, उस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा, उस पर मैं पहले बोल भी चुका हूं, आगे कभी मौका मिलेगा उस पर बात करेंगे। तो जब आज मैं भक्ति काल की बात करता हूं, सर्वोत्तम अग्निधर्मिता का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो इस नाते कह रहा हूं कि 2020 की महामारी पर मैं सोच रहा हूं, इस पर बार बार सोचता हूं, साहित्य को लेके, संस्कृति को लेके, इतिहास को लेके सोचता हूं। इसी नाते इस दौर में जितनी भी बातें मैंने की हैं, जितना कुछ लिखा है, उसमें किसी न किसी रूप में आपदा और महामारी रहती है, हमारे चिंतन का हिस्सा बनी हुई है, और उसको मैं एंजॉय करता हूं। वो मुझे लगता है कि इसके बहाने कुछ नई चीजों को जानने की मैं कोशिश करूं। आप देखिए कि ऐसी आपदा और महामारी की स्थिति में आज भी हिंदी का हर कवि भक्ति काल में ही लौट रहा है। लेकिन भक्ति काल में लौटने का मतलब, कोई चाहे तो प्रतिक्रियावादी कह सकता है, कोई अतीतोन्मुखी है, तमाम विद्वान है, घूमते रहते जो ये बात कहते रहते हैं, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति काल में जब कभी जाता है महामारी और आपदा के बीच का, तो अपने हिस्से की आग चुनने जाता है। इसको याद रखिएगा, वो अपने हिस्से की आग चुनने जाता है जहां से उसकी चेतना प्रज्वलित होती है और समाज को उजाला देती है, वो ऊर्जस्वित होता है। इसलिए वो अपने भक्ति काल वह काल है जो हर कवि को उसके हिस्से की आग देता है। समस्या है अब आग को चुनना है कि आग की इंटेंसिटी क्या होगी। वह आग चूल्हा जलाएगी, दमक दमक से मुक्ति दिलाएगी, और भूखे गरीब तमाम को का पेट भरेगी, या किसी का घर जलाएगी। इस पर विचार करने की जरूरत है। इस नाते मैं भक्ति काल को इस अर्थ में देखता हूं कि वह घर जलाने के काम नहीं आती, वह चूल्हा जलाने के काम आती है। वह आग है, वह आंच है। इस रूप में मैं यहां पर मैं बात करना चाहता हूं। तो आप देखिए कि इस महामारी में इस कविता की बार बार याद आती है। इसी को मैं कोरोजीवी कविता का दौर कहता हूं। यही कोरोजीविता है, नामकरण के पीछे यही आशय मेरा होता है। और तब भक्ति काल को मैं अपने समय की आपदा और महामारी की प्रतिक्रिया स्वरूप देखता हूं।
और इधर महामारी की जो मध्यकालीन स्थितियों के बारे में जितना कुछ अध्ययन मैंने किया है उससे मेरी बात पुष्ट होती है। यानी भक्ति काल की रचनाशीलता में बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसे मैं उसका एक पक्ष आपदा और महामारी की प्रतिक्रिया स्वरूप भी विकसनशील अवस्था थी। इस बीच मैंने यह चिंतन विकसित किया और ऐसा मुझे लगता है। और आज जब इतना कुछ मैं कह रहा हूं तो डिटेल्स बहुत हैं, लेकिन कुछ हिस्से में आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे 1300 से लेकर 1400 ईस्वी के बीच का जो 14वीं सदी है में महामारी के रूप में प्लेग था, जिसे आप यूरोप में ब्लैक डेथ कहते हैं। 16वीं सदी में चेचक की महामारी थी, भयानक थी। 19वीं सदी में ब्यूबानिक प्लेग था और 20वीं सदी में स्पेनिश फ्लू था। ये सब वे महामारियां रही हैं जिन पर आज नए सिरे से चिंतन हो रहा है। और इसमें भक्ति काल में जो चेचक, हैजा, प्लेग की बीमारियां भी थीं, उनका भी रोचक इतिहास है। तुलसी के समय में आप जानते हैं कि कवितावली और विनय पत्रिका के दौर में बनारस में 1610 से लेकर के 1624 के बीच प्लेग की महामारी थी, जिस पर मैं पहले भी अपनी बात कह चुका हूं। तो ये जो आपदा था 16वीं सदी का और 15वीं सदी का, इसका असर अपने समय के साहित्य पर था, जैसे कि आज के साहित्य पर आपदा का असर है। अभी हम लोगों को कम दिख रहा है, केवल कविता में दिख रहा है, क्योंकि जो लोग सक्रिय हैं, जो थोड़ा क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वो थोड़ा दिख रहे हैं, थोड़े मुखरता दिख रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे अभी कवि हैं जिन्हें मैं जानता हूं, वो लिख रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर नहीं, लेकिन वो आगे आएगा और कभी नहीं उपन्यास आएंगे, कहानियां आएंगी और पूरी दुनिया में आएगा। तो आज के 50 साल बाद जब 2020 का इतिहास लिखा जाएगा तो उस महामारियों के दौर में साहित्य का इतिहास होगा। वो इतिहास की विश्वसनीयता के लिए साहित्य की रचनात्मकता ही एकमात्र आधार बनेगी। आप यकीन मानिए, जैसे आज सारी महामारियों का इतिहास खंगाला जा रहा है। और मुझे यहां पर बताते समय बहुत खुशी हो रही है कि हमारे समय के कई युवा इतिहासकार, जैसे हमारे बहुत प्रिय कवि हैं बद्री नारायण, जो इतिहासकार भी हैं और झूसी पंथ संस्थान झूसी के वो अध्यक्ष भी हैं, बद्री नारायण। उनके साथ साथ एक युवा रचनाकार, जो युवा इतिहासकार हैं, जिन्हें इस बीच मैंने बड़ी गंभीरता से पढ़ा, और शायद ये महामारी न होती तो ये मैं पढ़ भी ना पाता, जितनी गंभीरता से मुझे आज पढ़ने का अवसर मिला है। तो बद्रीनारायण के साथ मैं कुछ युवा इतिहासकारों का आपके बीच नाम रखना चाहता हूं। ये महान नाम नहीं है, लेकिन विश्वसनीय नाम है। उसमें सौरभ राय, शुभनीत कौशिक और रमाशंकर सिंह ने इस बीच जो लिखा है, और इनका जो जितना लिखा मैंने पढ़ा है, उससे बड़ी उम्मीद जगी है। ये जो इतिहासकार हैं, जो युवा यंग हिस्टोरियंस हैं, ये इतनी सेंसिबिलिटी के साथ और सेंसिटिविटी के साथ लिख रहे हैं, गजब का खोज कर रहे हैं। और इसमें मुझे सौरभ राय के प्रति मैं इस मंच से खास करके अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कुछ इस बीच मुझे मेरे अनुरोध पर महामारियों के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ दुर्लभ सामग्री उपलब्ध कराई है। अत्यंत दुर्लभ सामग्री मुझे उन्होंने दी है, जिनका मैंने इस बीच अध्ययन किया है। इस नाते मैं इस मंच से, आलोचना की इस मंच से, सौरभ राय शायद नहीं सुन रहे होंगे कि उनको पता भी नहीं होगा, लेकिन खैर, लेकिन वो बड़े इतिहासकार की संभावनाओं से युक्त हैं। तो मैं सौरभ राय को मैं अपना आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने और ऐसे काम करे हो, क्योंकि बहुत डिटेल्स मैंने अपने तरीके से एकत्र किए हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स उन्होंने भेजा है। मैं चाहूंगा कि आगे के दिनों में और डिटेल्स भेजें और काम करें वो, ताकि हम साहित्य के और महामारी के संबंधों को और करीब से देख सकें, क्योंकि ये एक लंबा काम है जिस पर कि अच्छा काम हो सकता है। तो आप देखिए कि इस महामारी ने हमारे समय के कवियों और उनकी कविताओं पर भी एक व्यापक असर डाला है। इसके पहले जो मैंने वक्तव्य दिए हैं, इसमें जो वरिष्ठ आलोचक शंभुनाथ जी हैं, जो इन दिनों खूब अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, शंभुनाथ जी, आपको जानकर आश्चर्य, उनका जिक्र तो मैंने संदर्भ किया था, लेकिन हमारे अत्यंत आदरणीय कवि मदन कश्यप, स्वप्निल श्रीवास्तव, संजय कुंदन, सुभाष राय से लेकर के रश्मि भारद्वाज, पूनम विश्वकर्मा, अनिल पांडे व अमरजीत राम तक का मैं जिक्र कर चुका हूं।
और ये सब मैंने इनकी कविताओं के बारे में समय समय पर मैं जितना पढ़ सकता हूँ, जो जो मुझे प्रिय लगा है। ऐसे तमाम कवि भी होंगे जिनको मैं पढ़ नहीं सका हूँ, लेकिन जिन कवियों का जो नाम लिया इनको मैंने पढ़ा है, इन पर मैंने बात की है। लेकिन आज मैं एक पुराने कवि के नए फॉर्म को लेकर के आपके बीच प्रस्तुत हो रहा हूं। और पुराने कवि मैंने अत्यंत प्यारे कवि, बहुत आदरणीय कवि हमारे अरुण कमल जी हैं, जो सोशल मीडिया पर नहीं हैं और यकीनन हमारी बात उन तक नहीं पहुंचेगी। इसके बावजूद, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे तो हैं ही, उन्होंने व्हाट्सएप पर कुछ दुर्लभ कविताएं मुझे इस बीच भेजी हैं और कई, मुझे लगता है कि वो 40-45 कविताएं हैं जिन पर मैं विस्तार से अलग से चर्चा करूंगा कभी मौका लेकर के, वो अलग मुद्दा है। लेकिन इनकी कविताएं, अरुण कमल की कविताएं, अब देखिए ये नाम मैं ले रहा हूं और सोशल मीडिया से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो नहीं जानते अरुण कमल लिख क्या रहे हैं। तो ऐसे तमाम और कवि हैं वरिष्ठ। अरुण कमल जी तो बहुत ही समादृत और कह सकते हैं कि 8वें दशक के बड़े कवियों में हैं वो, जिसमें राजेश जोशी हैं, ज्ञानेंद्र पति हैं और अरुण कमल हैं। 3 नाम तो हमारे 8वें दशक के सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण नाम हैं और तीनों नाम हमारी विरासत हैं और तीनों ने अपनी विरासत से अपने वर्तमान को संचित किया है। तो राजेश जोशी पर मैं बोल चुका हूं, अरुण कमल के संदर्भ में दे रहा हूं। ज्ञानेंद्र पति भी कविताएं इस दौर में लिख रहे होंगे, जिनकी कविताएं वो आएंगी आगे चलकर, लेकिन फिलहाल अरुण कमल पर मैं केंद्रित करना चाहता हूं। उनकी कुछ कविताओं को लेकर के उन्होंने इस बीच प्रार्थना परक कविताएं लिखी हैं और बहुत स्नेह से वो भेजते रहते हैं। उन कविताओं पर से मैंने कहा कि समग्रता में बहुत कुछ मुझे कहना है और उसकी पूरी डिजाइन बनी हुई है। जल्दी ही मैं उसको लेकर मैं प्रस्तुत हूं कि मुझे बहुत अपील करती हैं। लेकिन इन कविताओं को पढ़ते हुए भक्तिकालीन कवि अनिवार्यतः याद आते हैं। और जब मैं भक्तिकालीन कवियों की अनिवार्यतः याद आने की स्मृति की बात करता हूं तो जो बात कहा उसको याद रखिएगा, अपने हिस्से की आग को चुनने की बात करता हूं कि यह वह कवि है उसी परंपरा में जो अपने हिस्से की आग चुनने के लिए भक्तिकाल में गया है। और हम सबका एक तरह का जो एक कवि समुदाय है उसकी एक प्रतिनिधि आवाज है। तो ये जो भक्तिकालीन कविता, ये जो इनकी अरुण कमल कविताएं हैं, ये भक्तिकालीन कविता की संघर्ष धर्मी चेतना के पुनर्वास की कविताएं हैं। भक्तिकालीन कविता की संघर्ष धर्मी चेतना के पुनर्वास की कविताएं ये हैं। ये महज प्रार्थनाएं नहीं हैं, ये तुलसी की विनय पत्रिका और निराला के उत्तरकालीन समय में लिखी गई कविताओं की तरह ही अपने समय की त्रासदी और मानवीय बेचैनी को दर्ज करने वाली कविताएं हैं। ये कविताएं ईश्वर की अलौकिक कविताएं न होकर भाषा के भीतर लौकिक जिजीविषा की कविताएं हैं, जो ऊपर से शांत दिखती हैं लेकिन उसके भीतर जीवन की और असुरक्षामय कई लहरें दर्ज होती हैं। एक लहरें कई बार एक दूसरे को काटती हैं, कई बार भीतर घुल मिल जाती हैं, लेकिन अंततः मुक्ति और मंगल की उदात्त इच्छाओं के समुद्र में समाहित होने की ओर अग्रसर होती हैं। इनमें संशय है, संघर्ष है, भय है, अवसाद है, लेकिन इन सब से होते हुए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की जद्दोजहद भी है। इतनी बातें मैंने अरुण कमल के कविताओं के बहाने आपके बीच रखा। और महामारी के दौर की कविता की यही विशेषता है जो मैंने आपको बोला। ये महामारी के दौर में लिखी जा रही आज की कविताओं की एक तरह की विशेषता भी आप कह सकते हैं। जैसे मैंने एक विशेषता के बारे में आपसे पहले जिक्र किया था मदन कश्यप की एक छोटी सी कविता लेकर के कि किस तरह से एक कवि निरीश्वर होता जा रहा है। तो वैसे ये कविताएं जो प्रार्थना पर कविताएं हैं वो भी एक तरह का एंगल देती है, हिंदी कविता के विकास में एक एंगल देती है, एक दृष्टि देती है। तो इसलिए साहित्य की सभी विधाओं में जो कविता है वह महान विधा
रही है, इसी कारण से कवियों से बड़ी अपेक्षाएं रही हैं। तो ऐसे में मुक्ति की तलाश अगर कहीं है तो कविता में ही है। यद्यपि यह भी सच है कि मुक्त एक भ्रम है, लेकिन कविता इसी मुक्त की तलाश भी तो है। तो मुक्त एक भ्रम है, लेकिन कविता के पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय मुक्ति की तलाश की। तो मैं ये कहा था कि एक हिस्सा यहाँ पर मेरे ख्याल से करीब 50 मिनट हो चुका है, तो मैं अब इसको अपने वक्तव्य को मैं खत्म करूंगा। और तो अपनी कविता पढ़ने के पहले अरुण कमल की, चूंकि अरुण कमल का संदर्भ मैंने दिया है, तो अरुण कमल की एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो प्रार्थना के शिल्प में जीवन के उदात्त भाव और उज्जवल चेतना की कविता है। जीवन के उदात्त भाव और उज्जवल चेतना की कविता है। इसे पढ़ते हुए आपको विनय पत्रिका के तुलसी व अर्चना के निराला की बरबस ही याद आए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और यह भी याद दिला दूं कि अरुण कमल भी जीवन के उसी उत्तरार्ध में ये कविताएं लिख रहे हैं, यानी 65 पार। अरुण कमल भी जीवन के उसी उत्तरार्ध में ये कविताएं लिख रहे हैं, जो कि तुलसी और निराला का दौर था जब ये कविताएं वो लिख रहे थे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहले मजाक में कहा जाता था कि जीवन के उत्तरार्ध में आदमी बहुत ही ईश्वरवादी हो जाता है, भक्तिवादी हो जाता है और बहुत ही एक तरह का मोक्ष कामी हो जाता। ना ना, एकदम नहीं। तुलसी भी मोक्ष कामी नहीं थे, गलत बात है। जैसे तुलसी भी मोक्ष कामी नहीं थे, निराला मोक्ष कामी नहीं थे, वैसे अरुण कमल भी मोक्ष कामी नहीं है। कहना ये चाहता हूं, मैंने मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग। इन सब कविताओं, बहुत सारी कविताएं हैं और लंबा उस पर समय लगेगा, उसके बारे में अभी जिक्र करने का समय नहीं, लेकिन मुक्ति धर्मी कविताएं हैं जो मुझे अपने अवसाद से, अपने पीड़ा से, अपने संतरास से, अपनी बेचैनी से मुक्त करती हैं और हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं। मुक्ति ने प्रेरणा देती हैं कि ये जीवट, हमारे जीवट को समृद्ध करती कविताएं हैं। मैं सीधे अब आगे न कुछ बोल करके मैं पढ़ता हूं उस कविता को, जरा देखिए। तुम्हें कब से पुकार रहा हूं मां, मैं अकेला इस विशाल संसार में, इतने इतने खड़े चलते पांवों के बीच से रास्ता ढूंढता मैं अनाथ। सिर्फ अरुण कमल का पुराना है, याद रखिएगा, नए इलाके वाला है। तुम्हें कब से पुकार रहा हूं मां, मैं अकेला इस विशाल संसार में, इतने इतने खड़े चलते पांवों के बीच से, ध्यान रखिए, चलते पांवों के बीच से, इमेज वही है माइग्रेशन वाली। चलते पांवों के बीच से रास्ता ढूंढता मैं अनाथ, इस जगत में अपना कोई नहीं माता, बस तेरी एक जल में घुलती याद, उन सभी राहों पर चलता चलता मैं कहा नहीं गया मां, तुम्हें पुकारता। चारों गलियां बंद होती गईं, ऊंची नीची लपटीली राहों पर बार बार पैर डिग जाते और थक कर बैठ जाता। मां, क्या जीवन भर मैं अकेला ही रहूंगा? तुमने जो मेरा मुख पोंछा था भीगे आंचल से, वह अभी भी सूखा नहीं है मां, अभी भी मेरी नाभि के भीतर बह रहा है वही पहला दूध, मेहड़ा रिमझिम बरस रहा है। कितना सुंदर शब्द है। भादों लग गया है, आप जानते हैं भादों लग गया है। मुझे लगता है बाहर, मैं तो देख नहीं पा रहा हूं कि बाहर खूब काले काले बादल होंगे, अभी थे, दिन में तो थे। तो मेहड़ा रिमझिम बरस रहा है और तुम्हारे तन की सारी भीग रही है मां, यह भवसागर सूख जाएगा और मैं दौड़ता हुआ तुम्हारी गोद में आ गिरूंगा, थकूंगा नहीं। जैसे तुम हरि को पुकारती रही वैसे ही मैं भी पुकारता रहूंगा तुम्हें ओ मां। अब इसकी जो बनावट है उस पर मैं लंबा व्याख्यान नहीं दूंगा क्योंकि समय नहीं है, लेकिन इस कविता को देखें तो इसकी शांत व समर्पित भाषा में अपने समय की कितनी लहरें विन्यस्त हैं। इन्हें ही मैं कोरोजीवी लहरें कहता हूं और ऐसी कविताओं को कोरोजीवी कविताएं कहता हूं। इसमें एक असहाय सड़क पर दौड़ते बालक की करुण पुकार है, तो एक जवान व्यक्ति का संघर्ष भी है। इसके साथ एक उम्रदराज व्यक्ति की चिंताएं भी हैं जिनका स्वर साफ साफ सुना जा सकता है। कविता जीवन की तरह ही अपने शिल्प में, यह कविता जीवन की तरह ही अपने शिल्प में प्रौढ़ होती गई है और तब मानवीय विकास के विविध संदर्भों को समेटती हुई आगे बढ़ती है। यहाँ
अणुकमल की इस कविता में जीवन के बहुत सारे स्याह और सफेद रंग भी मौजूद हैं। तो मित्रों, ये कुछ था, हालांकि व्याख्यान का समय कुछ ज़्यादा ही लग गया, लेकिन व्याख्यान में मज़ा भी आता है, तो मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी। उम्मीद है कि आपने इसे एंजॉय किया होगा, आपको अच्छी लगी होंगी। अब मैं कुछ अपनी कविताओं का पाठ करना चाहता हूँ, और जैसा मैंने कहा कि मैं पुरानी कविताएं पढ़ूंगा, नई कविता, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता पुरानी कविताओं को पढ़ने का। ज़्यादातर नई कविताएं लिखते जाते हैं और पढ़ते चले जाते हैं, इसलिए मैं पूरा अपना मतलब पुराना संग्रह, नया तो नहीं, पुराना संग्रह लेके बैठा हूँ और सूची बना के बैठा हूँ कि कौन सी कविताएं मुझे पढ़नी हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये अपनी तरह के लोग, मेरी पुस्तिका 99 में आई थी, ये दुर्लभ है और बाढ़ में खो गई थी 2013 के, लेकिन उसको किसी तरह से बचाया गया इसको। तो इसमें एक कविता है लड़का और पत्थर। तो ये मेरी पहली कविता है जो 93 में लिखी गई थी। ये पहली कविता है लड़का और पत्थर। तो जरा उस पुराने, यानी आप 25 साल पहले आप जाइए और ट्रेन में मैं इलाहाबाद से, और देखिए मैं कविता पढ़ूंगा तो कोई कविता नहीं पढ़ूंगा, कुछ बातचीत भी करूंगा मैं, वो मेरा अपना एक शिल्प भी है। तो गोरखपुर से मेरे बड़े भाई वहाँ पोस्टेड थे गोरखपुर में, और मैं इलाहाबाद छात्र था, और तो वहाँ से मैं ट्रेन से मैं जा रहा था गोरखपुर। तो रास्ते में जो चलती हुई ट्रेन में जो पत्थर मारते हैं, ढेला मारते हैं बच्चे ना, तो पहली कविता उसी पर मैंने लिखी थी, पेज 7, लड़का और पत्थर। उस लड़के ने पत्थर क्यों मारा, जबकि यह पूरे यकीन से कह सकता हूं कि वह ट्रेन के किसी भी आदमी को नहीं जानता था। वह एक चरवाहा था जो पटरी के किनारे खड़ा था। उसकी भैंसें बगल के खेत में चर रही थीं और वह चुपचाप ट्रेन को आता हुआ देख रहा था। उसके देखने में जो दिख रहा था वह वही था जो मुझे दिख रहा था, ठीक ठीक कह नहीं सकता। उसके देखने में जो दिख रहा था वह वही था जो मुझे दिख रहा था, ठीक ठीक कह नहीं सकता। पर अचानक ही उसने एक पत्थर दे मारा। यह मुझे ही लगा, मैं नहीं मानता। यह मुझे ही लगा, मैं नहीं मानता, क्योंकि चलाया उसने किसी और पर था, और जिस पत्थर को उसने उठाया था वह निश्चित ही इस सबसे भारी था जो उसकी प्रसन्नता भरी तालियों में स्पष्ट हो रहा था। पता नहीं क्यों आज मैं बहुत प्रसन्न था और खेत में पसरे गाय, बैल, भैंसों के साथ बोझा ढोती हुई औरतों को भी देख लेता था, जिसमें कुछ तो बालें बीन रही थीं और बगल से गुजरती हर ट्रेन को थोड़ा तिरछी नजर से देख मुस्कुरा देती थी। मैं सोचते हुए सोच रहा था कि क्या ऐसा रोज ही सोचा जा सकता है कि बुरे दिनों की सबसे ताजा स्मृति की तरह मां का चेहरा खिल उठा। मैं आज भी सोचता हूं कि उस लड़के ने पत्थर क्यों मारा, ट्रेन के किसी आदमी को नहीं जानता था। मैं आज भी सोचता हूं कि उस लड़के ने पत्थर क्यों मारा जबकि वह ट्रेन के किसी आदमी को नहीं जानता था, और वह मुझे ही क्यों लगा, और वह मुझे ही क्यों लगा जबकि मैं ही उसके बारे में अधिक सोच रहा था, जबकि मैं ही उसके बारे में अधिक सोच रहा था। तो ये एक कवि की संवेदना है, पत्थर मारता लगा मुझे, यानी तो इस तरह से इस कविता है। इसके बाद बोली बात जो संग्रह मेरा 2007 में आया हुआ था, और तो उसकी एक कविता है ए, मैंने वर्णमाला का ए, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हाँ, ए, ये असल में मेरी बेटी पैदा हुई थी, 3 साल की थी, और जैसे बच्चों को पढ़ाना होता है तो मैं भी कुछ कोशिश किया, लेकिन जल्दी इरिटेट हो जाता था। मैंने वो ए फॉर एप्पल या जो भी होता है, तो मेरी श्रीमती जी में बड़ा धैर्य था, आज भी धैर्य है, लेकिन मेरे में बच्चों को पढ़ाने वाला धैर्य शुरू से ही नहीं था, तो परेशान हो जाता था। ये कविता इस नाते भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि ये 3-4 साल की बेटी थी और मैं तब गाजीपुर में रहा करता था, उस दौर की ये कविता है। और
आज इस समय हमारे जो मित्र, जो एक बहुत अच्छे आलोचक हैं, कमलेश वर्मा ने मेरी कविताओं को आधार बना के, खास करके गाजीपुर और बनारस कविताओं को आधार बना करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा है, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कुल मिला जुला करके ये इस आशय से बात मैं खुल के इसको स्वीकार करता हूं कि वह लेख इस कारण से कि गाजीपुर बनारस की कविताओं की जैसी उन्होंने तुलना की है, और वैसा अभी तक मेरे मन में होता था कि कोई वैसा लिख देता। ये मेरे मन में होता कि गाजीपुर में 7 साल रहा, बहुत कुछ गाजीपुर से मैंने लिया दिया, तो लेकिन जब कमलेश ने चुपचाप और एक शानदार तरीके से लिखा दोनों बनारस कविताओं और गाजीपुर कविताओं के बीच का अंतर, तो वो संवेद ने प्रकाशित किया है अपने उस पर ग्रुप में, सोशल मीडिया पर, तो ब्लॉग पर लिंक है। तो मजेदार बात यह थी कि करीब करीब 4,500 शब्दों का वह लेख है जो कमलेश वर्मा ने लिखा है, पूरा एकदम फुल स्टॉप के साथ। गाजीपुर में ये था, बनारस में ये था, दोनों के बीच अंतर था। आप में से बहुत सारे मित्र जो जुड़े होंगे उसको पढ़े होंगे, या आगे वो हमारे फेसबुक वॉल पर भी आप उसे पढ़ सकते हैं। अब उस कविता को जो पोस्ट किया गया संवेद के ब्लॉग पर, तो उसमें तस्वीर लगाया किशन कालजई ने। वो तस्वीर एक ऐसी है जिसमें हमारे दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं और पत्नी में 4 लोग हैं, और गाजीपुर की तस्वीर, बेटी छोटी सी है, और वो तस्वीर देखिए, वो लेख उसने देखा, वो गाजीपुर की उसकी स्मृति अच्छी है, तो उसको बहुत कुछ गाजीपुर का उस दौर का 4 साल 5 साल के दौर का याद है उसको। तो उसने क्या किया कि पूरे उत्साह से वो 4,500 शब्दों में लिखा हुआ जो लेख था उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर डाला, और मुझे पता नहीं चला कुछ, जब वो अनुवाद करके और मुझको उसने बताया कि मैंने ये अनुवाद कर लिया है, तो मैं तो मतलब क्या कहूँ, मैं तो इतना चमत्कृत हुआ कि मैंने कहा भाई एक यूजी की लड़की और उस दौर को उसने जो देखा, उसने पूरी को, और बहुत अच्छा अनुवाद उसने किया है अंग्रेजी में। खैर, तो मुझे ये कविता इस नाते भी याद आ रही है, तो इसका शीर्षक ही है बेटी दर्शिता के लिए। तुम्हें रटाते रटाते थक गई जिह्वा, नोक को छीलते छीलते घिस गई पेंसिल, और तुम्हारे तक उतरने की हर कोशिश हो गई नाकाम। कब से हलकान हूं, तुम्हें नहीं सिखा सका ए। और ये ए कैपिटल ए है रोमन का, तो ये इस अर्थ में कि जिसे ए नहीं सिखा पाया था उसने आज उस पूरे लेख का अंग्रेजी में अनुवाद कर डाला है। तो ये मतलब कुल मिलाकर कि एक तरह का इसके माध्यम से मैं उसे भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि घर में तो बधाई शुभकामना देना विश्वसनीय नहीं माना जाता, लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म आप देते हैं तो बच्चे भी को लगता है कि नहीं, मेरे पिता ने कम से कम एक सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है। तो ये है कि तुम्हें रटाते रटाते थक गई जिह्वा, नोक को छीलते छीलते घिस गई पेंसिल, और तुम्हारे तक उतरने की हर कोशिश हो गई नाकाम। कब से हलकान हूं, तुम्हें नहीं सिखा सका ए तुम्हारे प्रवेश के दिन हैं, मैं अपने ही प्रवेश से परेशान हूं। LKG में प्रवेश का दौर चल रहा था, जिसमें हम लोग मेहनत कर रहे थे कुछ जान जाए, ताकि कुछ FR FPL BPhar बनाना जान जाए एडमिशन के लिए। ये तुम्हारे प्रवेश के दिन हैं, और जो जिनके छोटे बच्चे होंगे वो इस संघर्ष से गुजर रहे होंगे, जिनके आने वाले होंगे वो भी इस दौर से गुजरेंगे। हमारे तमाम छात्र ऐसे हैं जिनके आने वाले होंगे या आएंगे, और किसी के भविष्य में आएंगे, तो ये उस चीज को, उस भाव को समझेंगे। ये तुम्हारे प्रवेश के दिन हैं, मैं अपने ही प्रवेश से परेशान हूँ, बार बार लौटता हूँ अपने प्रवेश के दिनों में, जैसे बादल लौटते हैं अपने समुद्र में, और जितना ही लौटता हूँ उतना ही परेशान होता हूँ इन दिनों से। यह जुलाई का महीना है, नदियों में बाढ़ उतर आई है, वृक्षों में हवा झूमने लगी है, धरती में दूबों की थिरकन है, लेकिन मैं न जाने क्यों मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूं तुम्हारे खिलौने, तुम्हारा पीछे पीछे चलना, तुम्हारा वह अक्कड़ बक्कड़ छुपम छुपाई का होना, और तो और हमारी टेलीफोन वार्ता के बीच कभी कभी कुछ कर देना और फिर उसके भार से ठुनकना। तुम्हारा वह ठुनकना कभी कभी भारी लगता था, तुम्हारी माँ के साथ लड़ाई का कारण भी बनता था, लेकिन उसके भीतर ही फूटता था धरती का अदृश्य प्रेम।
जिसको सहेजती हुई तुम मेरी गोदी में ढह जाती थी। यह वही गोदी है जिसमें तोड़े गए अनगिनत सितारे। यह वही गोदी है मेरी बेटी जिसमें तोड़े गए अनगिनत सितारे। उछाले गए हैं न जाने कितने पहाड़, ढाले गए हैं न जाने कितने बचपन। वर्णमाला की इस जो पढ़ते गए हैं पुराने, जो पढ़ते गए हैं पुराने। इन्हीं पुराने सपनों के बीच सिखाना है तुम्हें ए, इन्हीं पुराने सपनों के बीच सिखाना है तुम्हें ए, वर्णमाला का पहला अक्षर। और हमारा भरोसा यहीं पर टूट रहा है, और हमारा भरोसा यहीं पर टूट रहा है। तो इस कविता को मैंने थोड़ा सा एक इमोशनल तरीके से मैंने कहा कि इसकी एक जो बैकग्राउंड था उसके साथ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। चूंकि इसमें घर परिवार, तो मैं आज कमलेश वर्मा ने एक बात लिखते समय उसमें दर्ज की है और मैं सहमत हूँ। उन्होंने लिखा है कि मैं स्त्री, मैंने पत्नी प्रेमी कविताएं नहीं लिखता, मैं दाम्पत्य जीवन की कविताएं लिखता हूँ। उनकी थ्योरी है, उसमें सहमत या सहमत अपनी जगह पर है। मुझे भी लगता है कि मेरी कविताओं में दाम्पत्य प्रेम ज्यादा है। तो आज मैं उस दाम्पत्य प्रेम की भी कुछ वानगी आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, और उसके लिए इसी संग्रह की एक कविता है, एक सुबह की उदासी। इसी बोली बात संग्रह की कविता है, एक सुबह की उदासी। दाम्पत्य जीवन की जो स्थितियां होती हैं, बिल्कुल जब विवाह के आरंभिक दौर में, उस समय के अनुभव हैं। जैसे कि इस बीच मैंने कोरोना में किचन ताज़ा कविता लिखा, समापन उसी से करूंगा मैं। तो और बीच में इस तरह की 4-6 कविताएं, छोटी छोटी कविताएं होंगी। तो आप इसको सुने और आपको लगेगा कि शायद आपके घर में भी, अगल बगल पड़ोस में भी यह कुछ घटता हुआ दिखाई देगा। यह एक अजीब बात थी कि एक दिन बिल्कुल सुबह जब चाय बनाने को चला, ये गाजीपुर के दौर की कविताएं हैं। यह एक अजीब बात थी कि एक दिन बिल्कुल सुबह जब चाय बनाने को चला तो चाय की पत्ती नदारद थी। कभी चाय की पत्ती पानी खोल रहा हो, चीनी पड़ गई हो, 4 लोग दरवाजे पर बैठे हो और चाय खत्म हो जाए। आप जानते हैं कई बार चाय खत्म हो जाती है, कई बार गैस खत्म हो जाता है। तो उस आपद धर्म में क्या करेंगे जरा वो देखिए। उस दौर की कविता है। यह एक अजीब बात थी कि एक दिन बिल्कुल सुबह जब चाय बनाने को चला तो चाय की पत्ती नदारद थी। यह एक सूखे की शाम थी और बाजार में बड़ी गहरी उमस थी। चाय की पत्ती कहां से आए, चाय की पत्ती कहां से आए, यह सवाल मेरे सामने एक कठिन सवाल था। और यह जानते हुए भी कि अपनी मकान मालकिन किरण जी से चाय मांगी जा सकती है, मैं मांग नहीं सका। मांगने में भी जो ला जाती है, मैं मांग नहीं सका। मैं सोच ही रहा था कि इस मुश्किल समस्या का उत्तर क्या है। पत्नी से कहा कि चाय की पत्ती खत्म है, सोच रहा हूं नीचे से मांग लूं। यदि उनके यहां भी नहीं होगी तो पड़ोस के कैलाश जी से मांग लूं। यह सुनते ही वे बिफर पड़ी, यह सुनते ही वे बिफर पड़ी। तुम कैसे मर्द हो जी, तुम कैसे मर्द हो जी, जब देखो जहां कुछ मांगते रहते हो। तुम कैसे मर्द हो जी, जब देखो जहां कुछ मांगते रहते हो। पिछले मकान में थे तो यही काम सुधा जी से करते थे। कभी कभार पांडे जी, सिंह साहब, यादव जी से भी मांग लेते थे। तुम्हारी अक्ल कभी ठिकाने ही नहीं रही। दिन भर तुम लफंगों के यहाँ घूमते रहते हो, उम्र का ख्याल भी नहीं करते, बूढ़ों के यहाँ आया जाया करते हो। यह ख्याल भी नहीं करते कि भोजन का क्या वक्त है, बच्चे कितना इंतजार करते हैं, तुम्हारे अनुपस्थित में भर दिन कितना डर लगता है। घर के प्रति तुम इतने लापरवाह हो, यदि यह जानती तो शादी ही नहीं करती। घर के प्रति तुम इतने लापरवाह हो, यदि यह जानती तो शादी ही नहीं करती। और यदि तनिक भी पता होता कि तुम कुछ लिखते पढ़ते भी हो, तब तो कदापि ही नहीं करती। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की कि चाय, चीनी और हल्दी सदियों से गायब होते रहे हैं। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की कि चाय, चीनी और हल्दी सदियों से गायब होते रहे हैं। पुर्तगाली, डच और अंग्रेज इसी चाय की तलाश में भारत आए थे। इसी तरह अचानक चाहो तो अपने पिताजी से पूछ लो, नहीं कहो तो अपने ही पिताजी से बात करा दो। यह कहकर मैंने जैसे ही पिताजी को फोन लगाया,
वे बिफर पड़े। यह कहकर मैंने जैसे ही पिताजी को फोन लगाया वे बिफर पड़े। कैसे शहर में रहते हो जी, पड़ोसी से चाय भी नहीं मांग सकते? कैसे शहर में रहते हो जी, पड़ोसी से चाय भी नहीं मांग सकते? मुझसे कहो तो मैं अपने यहां से अपने पड़ोसी को भेज दूं। गांव और शहर का फर्क देखिएगा। मुझसे कहो तो मैं अपने यहां से अपने पड़ोसी को भेज दूं। यहां तो रोज बरोज कुछ न कुछ घटता ही रहता है। यहां तो रोज बरोज कुछ न कुछ घटता ही रहता है, और जो घटता है पड़ोसी के यहां मिल जाता है। मांगना यूं भी विश्वास को जमाए रखना है। मांगना यूं भी विश्वास को जमाए रखना है। मैं पिताजी को अपनी समस्या बता ही रहा था। मैं पिताजी को अपनी समस्या बता ही रहा था। यह कहने की कोशिश कर ही रहा था कि यहां किसी के यहां अब कुछ नहीं मिलता। सब कुछ सब जगह से गायब हो चुका है। कुछ भी मांगना उचक्कों की जमात में शामिल होना है। कि तभी बिजली गुल थी, कि तभी बिजली गुल थी, और यह देखकर परम प्रसन्न था कि भगोने का पानी जल चुका था। और यह देखकर परम प्रसन्न था कि भगोने का पानी जल चुका था। तो ये कविता मैंने पुराने आस्वाद, क्योंकि मेरे तमाम जो साथी दोस्त हैं, छात्र हैं, प्रियजन हैं, वो इन कविताओं, पुराने दौर की कविताओं को शायद न सुने हो, कोई मौका भी नहीं लगा सुनने सुनाने का। इसी संग्रह की एक कविता है नजर। ये भी गाजीपुर और बनारस के बीच संवाद करती कविता है। और मैं गाजीपुर से बनारस आ चुका हूं, BHU मेरी पोस्टिंग हो चुकी है, मैंने ज्वाइन कर लिया, हालांकि पत्नी परिवार गाजीपुर में है। वो दृश्य है। अर्ध है, अर्ध, जो अर्ध देना चंद्रमा को, तो उसका एक संदर्भ है। अच्छा हाँ, इस कविता अर्ध है, ठीक, अर्ध के बाद नजर पढ़ूंगा। अर्ध। चांद निकल आया, चांद निकल आया, यही तो कहा था उस रात जब माघ की चौथ को तुम अर्घ दे रही थी। चांद निकल आया, यही तो कहा था उस रात जब माघ की चौथ को तुम अर्घ दे रही थी। तुम्हारे लिए चांद का यह निकलना पुतलियों में फंसी हवा का निकलना था। जहां रोशनी थी, हरियाली थी, और थी एक ऐसी आर्द्रता जो तुम्हारे प्रेम से भारी थी और भरी हुई, जो तुम्हारे प्रेम से भारी थी और भरी हुई। निकला हुआ चांद गाजीपुर की चांदनी से मुझे बेपर्दा कर रहा था। निकला हुआ चांद गाजीपुर की चांदनी से मुझे बेपर्दा कर रहा था, और मैं बनारस की बरसात में भीग रहा था। चांद आज हमारे लिए उस चकवा की तरह है जहां सिर्फ रात है। मुझे इस चंद्रमा के गुजर जाने का इंतजार होगा तुमसे, वह सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। युवा कवि और आलोचक जो चंडीगढ़ में हैं, अनिल पांडे, वो मेरे स्त्री जीवन से जुड़ी कविताओं पर काफ़ी काम किया है और काफ़ी नए तथ्यों के साथ वो आए हैं। तो वे इन कविताओं को लेकर के कुछ एक नए सूत्र देते हैं, जिसका कि हाँ अवसर नहीं है, लेकिन मतलब एक उस दौर की कविताओं को उन्होंने बहुत एक अच्छा संयोजन किया अनिल ने। तो कभी मौका लगेगा तो वो पढ़ने को मिलेगा। तो खैर, इसके साथ एक कविता और है इसी संग्रह की बोली बात की, नजर। वो पत्नी सुनीता के लिए वो समर्पित ही है। नजर। पिछली बार जब हम मिले थे ठीक इसी जगह, इसी तरह हम एक दूसरे को टटोल रहे थे। पिछली बार जब हम मिले थे ठीक इसी जगह, इसी तरह हम एक दूसरे को टटोल रहे थे। हमारी आंखों में एक सूर्य था, उसमें एक गहरी चमक थी, लेकिन पलकों के गिरने पर हमें भरोसा नहीं था। हम एक दूसरे के सागर में उतरने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन अनायास ही एक ठसक थी हम में जो हमें भीगने नहीं देती थी। हम हथेलियों पर फूल खिलाते थे, अपने अपने सागर में छपाक छपाक करते थे, और यह बताते हुए कि अपनी रिक्तताओं में भी एक आकर्षक शून्य था। अपने बीते कल में अक्सर ही फलांगते थे, लेकिन हमें भविष्य पर भरोसा नहीं था। आज वर्षों बाद जब पुनः मिल रहे हैं इसी जगह, हम खुश हैं कि हमने एक दूसरे को जाना है। आज वर्षों बाद जब पुनः मिल रहे हैं इसी जगह, हम खुश हैं कि हमने एक दूसरे को जाना है, एक दूसरे को समझा है, ठीक उस नजर की तरह
जो अपनी पुतली को समझती है, ठीक उस नजर की तरह जो अपनी पुतली को समझती है। अब इस कविता की मैं क्या व्याख्या करूं? पुतली और नजर के संबंधों को आप बेहतर समझ सकते हैं। पुस्तिका के बाद का जो संग्रह है जहां सब शहर नहीं होता, इसमें भी गाजीपुर के दौर की कुछ मजेदार कविताएं हैं, तो और सब छोटी छोटी हैं। तो मैं कविता पढ़ना चाहता हूं जहां सब शहर नहीं होता। ये मेरा संग्रह है और काफी जर्जर अवस्था में है वैसे तो ये। तो इसमें एक कविता है फर्क 103। ये भी पत्नी को ही समर्पित है और सहयोग देखिए कि इस संग्रह में, यानी इस संग्रह की आखिरी कविता फर्क भी उन्हीं को समर्पित है और बोली बात की आखिरी कविता संयोग से वो भी अंत में ही कविता है, वो भी उन्हीं को समर्पित है। तो फर्क सुनिए। अभी ये 3 वर्ष, विवाह के 3 वर्ष हो चुके थे तब की कविता है ये, और ये संग्रह 2000 में आया था, यानी 2001 में, यानी 3 वर्ष तब शादी के हो चुके थे। अभी तो 3 ही वर्ष हुए हैं साथ चलते, अभी तो 3 ही वर्ष हुए हैं साथ चलते, अभी ही थक गई हो इतना, जाने कितने वर्ष चलने होंगे अभी। 20 वर्ष पुरानी कविता है ये। अभी तो 3 ही वर्ष हुए हैं साथ चलते, अभी ही थक गई हो इतना, जाने कितने वर्ष चलने होंगे अभी। अभी तो करने हैं कितने ही काम, गुजारने हैं कितने ही दिन, सोचना है कितना कुछ कि अभी तो महज मां बनी हो, बेटी पैदा हुई थी। अभी तो करने हैं कितने ही काम, गुजारने हैं कितने ही दिन, सोचना है कितना कुछ कि अभी तो महज मां बनी हो। कितना कुछ करना होगा रिश्तों को पार करने के लिए, कितना कुछ करना होगा रिश्तों को पार करने के लिए। माना कि नहीं दिया है बहुत कुछ, माना कि नहीं दिया है बहुत कुछ, होना था जब आषाढ़ के बादलों में, गोधूली के छुटपुट में, या कि माघ की सर्द रातों में तुम्हारे साथ व्यस्त था देखने में किसी घर को चूते, उठती हुई किसी धूल को, या कि ठिठुरते हुए जन को। जब मिला होगा तुम्हारा बहुत ही मध्यम स्पर्श, जब मिला होगा तुम्हारा बहुत ही मध्यम स्पर्श, दूब जितना मुलायम, तो पसर जाने के बजाय चौंक पड़ा हूंगा टूटते संबंधों को देखकर अपने शहर में। जब मिला होगा तुम्हारा बहुत ही मध्यम स्पर्श, दूब जितना मुलायम, तो पसर जाने की बजाय चौंक पड़ा हूंगा टूटते संबंधों को देखकर अपने शहर में। यह भी माना कि तुमने किया है बहुत बहुत प्यार, जहां कहीं गया होऊंगा एकाकी, तो भर दिन सोचा होगा तुमने रास्ते की थकान, और लौट कर आने तक गिनती रही होगी मालाएं, संभव है भूखे प्यासे। लेकिन प्यार इतना तो नहीं होना चाहिए, लेकिन प्यार इतना तो नहीं होना चाहिए कि हर शुरुआत के पहले भूल जाना पड़े फर्क अपने अपने शहर का। लेकिन प्यार इतना तो नहीं होना चाहिए कि हर शुरुआत के पहले भूल जाना पड़े फर्क अपने अपने शहर का। तो ये कविता है। इसके बाद दूसरी कविता है स्थिति। स्थिति से जहां सब शहर नहीं होता की ही कविता है स्थिति। ये छोटे शहर की विडंबना, और जिसको कि जैसे मैंने कहा कमलेश वर्मा ने बहुत सटीक लक्षित किया है। और मैं गाजीपुर की कविताओं को पढ़ते इसमें सचमुच में बहुत ही इलेटेड, एलिवेटेड, बहुत ही उदात्त सबलाइन महसूस कर रहा हूँ कि इन कविताओं को कभी पढ़ा नहीं। और कम से कम 15 वर्ष तो मुझे बनारस में हो गया, तो तब तक हमारी 2 पीढ़ी छात्रों की निकल गई है, तो कम से कम कुछ तो इस बहाने उस दौर को जान लेंगे। और हमारे मित्रों को भी जो मुझसे जुड़ेंगे, जिनको मैं बाद में रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूं, तो खैर। तो माप, छोटा शहर की जो विडंबना है, कोई भी शहर इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी खड़े होकर आप मस्ती से चाय न पी सकें। कोई भी शहर इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी खड़े होकर आप मस्ती से चाय भी न पी सकें। शहर यदि शहर है तो इतना छोटा तो नहीं ही होना चाहिए कि किसी हलवाई की दुकान पर बैठे पत्नी के मुंह में जैसे ही एक बर्फी डालें, किसी पड़ोसी महिला के द्वारा धर लिए जाए। शहर यदि शहर है तो इतना छोटा तो नहीं ही होना चाहिए कि किसी हलवाई की दुकान पर बैठे पत्नी के मुंह में जैसे ही एक बर्फी डालें, किसी पड़ोसी महिला के द्वारा धर लिए जाएं।
या कि किसी सिनेमा घर के सामने खड़े हों, या कि किसी सिनेमा घर के सामने खड़े हों और कोई शिष्या उसमें से निकले और अपने बहुत छोटे बच्चे से कहे कि पैर छुओ इनका, 15 साल पहले ये मेरे गुरुजी थे, और अपने छोटे बच्चे से कहे कि पैर छुओ इनका, 15 साल पहले ये मेरे गुरुजी थे। सब हो, सड़कें न हो, पानी न हो, स्कूल न हो, दवा न हो, हवा न हो, किंतु कोई भी शहर इतना छोटा तो नहीं ही होना चाहिए कि अपनी माप के लिए बार बार आपको शहर से दूर जाना पड़े, कि अपनी माप के लिए बार बार आपको उस शहर से दूर जाना पड़े। तो ये शीर्षक इसका माप था। अच्छा, पेज 9। छोटे शहर स्थिति 11। अच्छा, एक उसी समय की कविता है, गाजीपुर की ही के दौर की ही स्थिति। उसमें भी इसी तरह के छोटे शहर हैं, कहीं जा रहे हैं, परिचय बहुत ज़्यादा है, कुछ भी हम लोग बैठ रहे हैं साथ, अब तक देखा कि झुंड में 2-4 छात्र छात्राएं आ जाते हैं, कुछ परिचित आ जाते हैं। मैं इस मामले में शुरू से बड़ा संकोची रहा हूँ। थोड़ा बनारस आगे खुला, लेकिन उस समय बड़ा लाज लगता था कि छात्र आ गए हैं, छात्राएं आ गई हैं, मैं कैसे उनके सामने समोसा खाऊं, आइसक्रीम खाऊं। आज यहाँ देखता हूँ कि लंका पर तो हम लोगों को देख के छात्र खुद ही नहीं ले जाते, बल्कि और चौड़ा होकर के लगते हैं आइसक्रीम या गोलगप्पा खाने। तो अब वो 2000 का दौर था, बदला, और करना चाहिए, उसमें लज्जा की क्या बात है, लेकिन मैं लजाता था। आइसक्रीम खाना होता था तो मैं मऊ चला जाता था स्कूटर से, लेकिन गाजीपुर में पत्नी को बैठाता था पीछे स्कूटर से और 40 किलोमीटर मऊ जाता था, और हम लोग आइसक्रीम और कुछ खा के आते थे। गाजीपुर में बड़ा विचित्र होता था कि कहीं भी जाइए, क्योंकि मैं महिला कॉलेज में पढ़ाया था और पीजी कॉलेज में पढ़ाया था। महिला कॉलेज में महुआ, जो गाजीपुर के भूगोल से परिचित है, महिला कॉलेज बिल्कुल महुआ बाग में पड़ता है, वहाँ झुंड के झुंड लड़कियाँ निकलती थी, तो वो सभी पहचानती थी। खैर, तो ये मेरी सीमा थी, लोक लाज वाला जो था मेरा स्वभाव था, लेकिन अब वो सब चीज़ नहीं है, अब काफ़ी बदलाव हुआ है। तो स्थिति, ये शीर्षक स्थिति। कितना अजीब लगता है छोटे शहर में पत्नी के साथ किसी दुकान पर चाट खाना, सब्जी खरीदना, या कि ब्यूटी पार्लर जाना और खड़े रहना ठीक दरवाजे के बाहर कि जाने कब पत्नी बाहर निकलें और कहें कि घर चलिए सीधे। कितना अजीब लगता है छोटे शहर में पत्नी के साथ किसी दुकान पर चाट खाना, सब्जी खरीदना, या कि ब्यूटी पार्लर जाना और खड़े रहना ठीक दरवाजे के बाहर कि जाने कब पत्नी बाहर निकलें और कहें कि घर चलिए सीधे। यह एक अजीब स्थिति है कि हर चेहरा आपका देखा हुआ लगता है, कि हर क्षण बस यही आता है मन में कि वहां से गुजरती कोई छात्रा पूछ ही न दे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं गुरुजी, कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं गुरुजी, या कि वहां ठहर कर कोई छात्र पूछ ही न बैठे, गुरुजी बताइए कहाँ तक छोड़ आऊं, गुरुजी बताइए कहाँ तक छोड़ आऊं। तो आप समझ सकते हो जो संदर्भ एक छोटे शहर का था। और एक अब भी कविता, कुछ और कविताएं इसको छोड़ रहा हूँ, 2 कविताएं मैं और पढ़ूंगा, मैंने 5 मिनट और, क्योंकि अब ज़्यादा समय। तो ये 2014 में ये संग्रह आया था ओरहन और अन्य कविताएं। तो ओरहन और अन्य कविताएं में से मैं ये इसी असल में मैं दाम्पत्य जीवन की से जुड़ी कविताएं ही आज पढ़ना चाहता हूँ। तो इसमें एक स्त्री, हाँ, घर से, तो ये ओरहन की कविता है, एक स्त्री घर से निकलते हुए भी नहीं निकलती। ये भी थोड़ी घर घर के किस्से वाली कविता है, और जो हर घर में जो किस्से होते हैं उसकी कविता है। एक शीर्षक है, एक स्त्री घर से निकलते हुए भी नहीं निकलती। एक स्त्री घर से निकलते हुए भी नहीं निकलती, वह जब भी घर से निकलती है अपने साथ घर की पूरी खतौनी लेकर चलती है। अचानक उसे याद आता है गैस का जलना, दरवाजे का खुला रहना, नल का टपकना और दूध का दहकना। अचानक उसे याद आता है गैस का जलना, दरवाजे का खुला रहना, नल का टपकना और दूध का दहकना। एक एक कर वह पूछती है, प्रेस तो बंद कर दिया था न, आंगन का दरवाजा तो लगा दिया था न,
किचन का सीधा वाला नल बंद करना तो नहीं भूले। अरे हाँ, वो सब्जी, वह महंगी हरी पत्तियों वाली सब्जी जो अभी सुबह ही तो लाई थी सट्टी से, प्लास्टिक से निकाल दिया था ना। हाँ हाँ, अरे सब तो ठीक है, आपको ध्यान है ना, अलमारी लॉक करना तो नहीं भूले। अभी कल ही की तो बात है, महीनों के बचाए पैसे से नाक की कील खरीदी थी। इस तरह वह बार बार याद करती है और परेशान होती है कि दूध वाले को मना करना भूल गई, कि बर्तन वाली से कहना भूल गई कि उसे कल नहीं आना था, कि पड़ोसिन को बता ही देना था कि कभी कभी मेरे घर को भी झांक झोंक लिया करे। इस तरह एक स्त्री निकलती है घर से जैसे निकलना ही उसका होना है घर में, जैसे निकलना ही उसका होना है घर में। और कविता में एक कविता, आखिरी कविता कोरोना में किचन। कोरोना में किचन भी इसी मनो और बिल्कुल समय, इसी समय की कविता है। लेकिन उसके पहले एकदम ताज़ा कविता जो मैंने लिखा है रक्षाबंधन पर, वो सुना करके, वो एकदम अत्यंत छोटी कविता है। उसके बाद तब फिर ये कविता मैं पढ़ूंगा, कोरोना में किचन। रक्षाबंधन अभी बीता है और सब कुछ के बावजूद मन में कहीं न कहीं एक गहरी उदासी थी कोरोना की वजह से, क्योंकि मैं देखा बाजार जब गया राखी लेने बेटी के लिए, तो देखा कि बहुत सड़कें, वो चहल पहल नहीं थी, मिठाई की दुकान पर उस तरह की बातें नहीं थी, आवागमन नहीं था, बहुत सतर्कता थी और लोग 2 लाठी दूर से ही बहन को भी दुआ सलाम कर रहे थे, या कि ऐसा भय था। तो रक्षाबंधन पिछले कई वर्षों से वह आती रही और उसके आने से रक्षा के निमित्त बंधन का पता चलता था जहां किसी के अपना होने का आभास होता था। पिछले कई वर्षों से वह आती रही और उसके आने से रक्षा के निमित्त बंधन का पता चलता था जहां किसी के अपना होने का आभास होता था। इस बार जब उसकी जगह उसका फोन आया, तब उसके अविकल बंधन के बीच रक्षा का एक विकल संदेश मिला और एक अनिवार्य कोरोना क्रंदन से भरे हुए समय के डर के बीच मुझे पहली बार खुद के पराया होने का एहसास हुआ। मुझे पहली बार खुद के पराया होने का एहसास हुआ। आखिरी कविता, और यकीनन आखिरी कविता है, कोरोना में किचन। एक ऐसे समय में जहां बाहर कोयल कूक रही है, कोयल या कुकोना आपको याद होगा, एक ऐसे समय में जहां बाहर कोयल कूक रही है और भीतर तुम्हारा यह कूकर, मैं मदद करना चाहता हूं और तुम हो कि खिसिया रही हो। जब जब घुसता हूं रसोई घर में, जब जब सोचता हूं बेलन उठा ही लूं, छिली हुई मटर व आलू को छौंक ही दूं आज, तुम दौड़ी चली आती हो। फैलाना, बिखराना, लीपने पोतने के साथ तहस नहस करने की कई धाराओं के बीच मेरा चालान कर ही देती हो। सब इधर उधर कर दिया, कहीं कुछ मिल नहीं रहा, जैसा कुछ बड़बड़ाने लगती हो। माना कि यह तुम्हारा परिसर है, माना कि यह तुम्हारा परिसर है, तुमने इसे बहुत मेहनत से सजाया है। तुम्हारे लिए यह तुम्हारे पूजा घर से भी पवित्र है, जहां सिर खुजलाना और रोटी बेलना एक साथ संभव नहीं है। इसके साथ इसे भी मानने में कोई हर्ज नहीं है कि अपने प्रेम में तुम इतनी उदार तो हो ही कि आटा गूंथते समय एक फोटो की इजाजत तो दे ही सकती हो, जिसे मैं चावल धोने व सब्जी चलाने की तस्वीर के साथ तुम्हारे प्रति प्रेम के दस्तावेज के रूप में किसी दीवार पर टांग ही सकता हूं कि प्रेम भी तो एक टंगी हुई तस्वीर ही है, कि प्रेम भी तो एक टंगी हुई तस्वीर ही है, जिसे छूकर यह बताया ही जा सकता है कि मैंने भी इस कठिन समय में कुछ न कुछ तुम्हारा ख्याल रखा ही था। लेकिन तनिक सोचो कि विषाक्त जीवाणुओं से भरे इस संसार में, जहां फिलहाल कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं रह गई है, कुछ कहने को आतुर हुए होठ आंखों के एक रूखे इनकार में खुल रहे हों, कोरोना में किचन का व्यवस्थित रहना कितना उचित है। ठीक ऐसे समय में जहां नजदीकियां योजन भर की दूरियों में रूपांतरित हो गई हैं, नदियां फैलकर समुद्र बन गई हैं और सड़कें उलटकर आकाश, चम्मच का चम्मच की जगह पड़े रहना क्या हमारे प्रेम का ठहर जाना नहीं है? जीवन कई बार रखाव में नहीं बिखराव में होता है।
जीवन कई बार रखाव में नहीं बिखराव में होता है, स्वाद पकी दाल में ही नहीं जले भात में भी होता है, स्वाद पकी दाल में ही नहीं जले भात में भी होता है। तो मित्रों, इसी के साथ यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मैं आलोचना समूह के समस्त साथियों के प्रति आभार हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया और आप सब मेरे साथ जुड़े रहे, आप सारे मित्र हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आप सब के प्रति अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और जैसा कि मैंने कहा, इसके बाद मैं देख करके आप सब की टिप्पणियों का मैं अवलोकन करूँगा, देखूँगा और आपके प्रति मैं अपना अभी फिलहाल हार्दिक कृतज्ञता, हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। जो छोटे हैं उनका सस्नेह अभिवादन, जो बड़े हैं उनके प्रति मेरा सादर अभिवादन। नमस्ते।